वेलकम बैक व्यूवर्स। लास्ट सेशन में हमने लर्न किया था, सांबा सर्वर का इंट्रोडक्शन को लर्न किया था। और हमने क्यूरी किया कि किस तरह सांबा सर्वर को क्यूरी करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसकी डीमन्स कौन सी हैं। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि सांबा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे रिजाइड करती है। सांबा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। उसके बाद हम टेस्ट फॉर्म की यूटिलिटी की क्या फंक्शनैलिटी है सांबा सर्वर में, और एसएमबी क्लाइंट की यूटिलिटी की क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सांबा सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिस तरह बाकी सर्वर्स को हमने प्रोग्राम किया था लास्ट फ्यू सेशंस में, तो इसी तरह उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी ईटीसी के फोल्डर में उनके जो सर्वर का नेम है उसके नेम का फोल्डर बनता है। तो इस केस में, सांबा के केस में भी /etc/सांबा और उसके अंदर smb.conf के नेम से इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है। तो आप टर्मिनल पे रहते हुए SMBD स्पेस -B और उसके साथ पाइप साइन को यूज करते हुए ग्रेप कॉन्फ़िग फाइल, तो सांबा सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो SMBD का जो डीमन था, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे रिसाइड करती है उसकी इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है। ठीक है। तो यहाँ पे smb.conf के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल सांबा सर्वर रिसाइड करती है ईटीसी की डायरेक्टरी में। अब सांबा सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके दो सेक्शंस हैं। एक आपके पास है, इसका ग्लोबल सेक्शन है। ठीक है। और एक इसका शेयर सेक्शन है। तो शेयर सेक्शन का मीनिंग ये है कि आप कितने फोल्डर्स को शेयर करना चाह रहे हैं। तो उससे रेलिवेंट जो प्रोग्रामिंग करेंगे उस फोल्डर की वो शेयर सेक्शन में पड़ी होगी। ठीक है। तो लेट्स से आप 5 फोल्डर्स शेयर करना चाह रहे हैं, तो इट्स मीन आपके 5 शेयर सेक्शंस को आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं किस तरह करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो ग्लोबल सेक्शन होता है, ग्लोबल सेक्शन में आप वो कोड राइट डाउन करते हैं जो तमाम शेयर्स पे इक्वली कॉमन होता है। ठीक है, इक्वली अप्लाई होता है। तो इसको आगे चल के हम देखते हैं कि क्या चीज़ है ग्लोबल सेक्शन की और क्या है शेयर सेक्शन की। तो अभी तक आपके पास ये लर्न करने का पॉइंट है कि जो सांबा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें दो सेक्शंस है, एक ग्लोबल सेक्शन है और एक शेयर सेक्शन है। तो यहाँ पे जस्ट उसकी smb.conf की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसकी लॉन्ग लिस्टिंग कर रहा है। ठीक है। तो लॉन्ग लिस्टिंग में ये बता रहा है कि जो जिस यूजर ने इस फाइल को क्रिएट किया है उसको क्या परमिशन है। ठीक है। रीड और राइट की परमिशन है लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं है। उसके बाद ये यूजर अकाउंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसने क्रिएट किया, उस ग्रुप को क्या परमिशन है। इस केस में ये तीन जो आपके पास लेटर्स हैं, आपके पास करेक्टर्स हैं, ये ग्रुप की परमिशंस के होते हैं। तो इस केस में ग्रुप को रीड की परमिशन है। और उसके अलावा जो यूजर अकाउंट है, जो ना कि क्रिएट की कैटेगरी में आता है ना उस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो लेकिन वो लाइनक्स के सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो वो अदर की कैटेगरी में है, तो उसको क्या परमिशन है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखें कि जो भी यूजर है कोई फाइल जब फोल्डर क्रिएट करता है तो उसको उस यूज फोल्डर के ऊपर रीड और राइट की परमिशंस होती हैं, एग्जीक्यूट की नहीं होती बाय डिफॉल्ट। और जो वो यूजर अकाउंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है और अदर जो यूजर्स हैं उनको जस्ट रीड की परमिशन होती है। और अगर ये जो लॉन्ग परमिशन है उसके स्टार्ट में यहाँ पे डैश आ रहा है, तो इट्स मीन ये एक फाइल है। ठीक है। smb.conf है या जो भी है, तो ये एक फाइल को रिप्रेजेंट करता है डैश। और अगर ये एक डायरेक्टरी होता, फोल्डर होता, तो यहाँ पे डी लिखा आ रहा होता। ठीक है। उसके बाद इसमें है कि ये जो smb.conf की फाइल है या कोई भी फाइल हो सकती है, उसकी लॉन्ग लिस्टिंग आप कर रहे हैं, तो ये किस यूजर अकाउंट से क्रिएट हुई है, उस अकाउंट का नेम और ये उसके ग्रुप का नेम है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप लाइनेक्स में कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस यूजर अकाउंट को किसी ग्रुप में ऐड नहीं करते, तो जो उस यूजर अकाउंट का नेम होता है उसी नेम का उसका ग्रुप क्रिएट हो जाता है और वो यूजर अकाउंट उस ग्रुप में ऐड हो जाता है। उसके बाद जो फाइल का साइज है, ये फाइल किस डेट को क्रिएट हुई, किस टाइम पे क्रिएट हुई। ठीक है। तो ये उसकी डिटेल है, लॉन्ग लिस्टिंग से वेरीफाई कर रहा है।
रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 4 है। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक लाइका का कंप्यूटर है जो जिसके ऊपर यूबंटू डेबियन आपके पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो इस केस में इस पे आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो एल एस स्पेस डैश एल किया और आगे से कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ दिया, तो ये ये इसने इसकी लॉन्ग लिस्टिंग की डिटेल शो कर दी। तो इस पे भी सेम ही है आपके पास ये इंफॉर्मेशन जो कि रेड हैट के प्लेटफॉर्म पे थी। अच्छा, उसके बाद आपके पास है मिनिमल एस एम बी डॉट कॉन्फ। तो हम डिस्कस करते हैं कि एस एम बी डॉट कॉन्फ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो उसमें हमने अभी डिस्कस किया कि दो सेक्शन है, ग्लोबल का सेक्शन है और एक शेयर का सेक्शन है। ठीक है। तो एस एम बी डॉट कॉन्फ की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके अंदर जो ग्लोबल का सेक्शन है उसका मिनिमल कोड क्या है, इसमें पहली स्टेटमेंट आती है वर्क ग्रुप इज इक्वल टू वर्क ग्रुप। तो ये जो लाइनेक्स का कंप्यूटर है जिसपे आपने सांभर सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो ये जब नेटवर्क पे डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है जिनके पे ये डाटा शेयर करेगा, उनके वर्क ग्रुप का आया ये वर्क ग्रुप का पार्ट है या डोमेन का पार्ट है। तो अगर डोमेन वर्क ग्रुप का पार्ट है तो वर्क ग्रुप का नेम क्या है तो ये आपने बता देना है, और अगर डोमेन का पार्ट है तो डोमेन का नेम आप स्पेसिफाई कर देंगे। तो मैंने पहले भी पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया है कि जब भी आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं या लाइनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो उनका वो कंप्यूटर वर्क ग्रुप का पार्ट होता है और उसके वर्क ग्रुप का नेम भी वर्क ग्रुप होता है। ठीक है। तो आपके पास दो तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज होते हैं मोस्ट कॉमनली। एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसमें तमाम कंप्यूटर के पास इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक है। तमाम कंप्यूटर नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है। तो उसको वर्क ग्रुप कहा जाता है या पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है। और दूसरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर होता है और रिमेनिंग क्लाइंट होते हैं। तो सर्वर के ऊपर विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ठीक है। और क्लाइंट पे क्लाइंट के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। तो उसके बाद आपके पास है फर्स्ट शेयर। इस शेयर का नेम है, आप देखें जिस फोल्डर को आप शेयर कर रहे हैं उसका पाथ क्या है। ठीक है। ये टू लाइंस आपके पास शेयर सेक्शन की है। ठीक है। तो अभी इस फर्स्ट शेयर का क्या मीनिंग है मैं डिस्कस करता हूँ। तो पाथ इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश एस आर वी फॉरवर्ड स्लैश सांबा फॉरवर्ड स्लैश पब्लिक। यानी पब्लिक का फोल्डर है, इसके अंदर सब फोल्डर्स भी पड़े हो सकते हैं, फाइल्स भी पड़ी हो सकती है, कुछ भी पड़ा हो सकता है, सॉफ्टवेयर ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकती है। तो पब्लिक का फोल्डर है जो कि इस पाथ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उसका पाथ क्या है वो आपने बताना है, जिसके अंदर आपका डाटा पड़ा होगा। तो ये पाथ कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि यही पाथ हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप हमेशा फोल्डर शेयर करेंगे। ठीक है। जब भी आप पाथ देंगे तो फोल्डर के नेम तक देंगे, आगे फाइल उस फोल्डर के अंदर है या सब फोल्डर्स है वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगे। तो पब्लिक के फोल्डर को जो कि इस पाथ पे पड़ा हुआ है आप इसको शेयर करने जा रहे हैं तो ये उसका पाथ हो गया। अब ये तो इस पब्लिक के फोल्डर के एक्चुअल पाथ है। ठीक है। लाइनेक्स में मैंने बताया था कि दो तरह के पाथ आपके मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, लाइनेक्स हो विंडोज हो। तो एक ड्राइव लेटर से जो पाथ स्टार्ट हो रहा होता है उसको एब्सोल्यूट पाथ कहा जाता है, सी कॉलन बैक स्लैश एंड सो ऑन। और जो फोल्डर के रेफरेंस से स्टार्ट हो रहा होता है उसको रिलेटिव पाथ कहा जाता है। तो लाइनेक्स में ड्राइव्स का कंसेप्ट तो नहीं है, तो हर एक जो टॉप लेवल है आपका रूट है। ठीक है। तो यहाँ पे रूट के रेफरेंस से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है। लेकिन रूट को हटा देता, इसको भी मैं लेट से हटा देता, ये चलिए एस आर वी के रेफरेंस से ये स्टार्ट हो रहा था, फॉरवर्ड स्लैश हटा देता, तो ये फिर इस केस में रिलेटिव पाथ बन जाता किसी फोल्डर के रेफरेंस से। तीसरा नेटवर्क पाथ भी होता है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो अब बताने का मकसद ये है कि जो पब्लिक का फोल्डर है उसका एक्चुअल नेम ये है, लेकिन जब नेटवर्क पे वो शेयर होगा, ठीक है, तो उसका वो इस नेम से जाना जाएगा जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है। इस नेम से, ये एलियस है फर्स्ट शेयर पब्लिक के नेम का। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा पाथ है, ठीक है, पब्लिक का फोल्डर इस पाथ पे पड़ा है, इस पाथ का जो एलियस है वो फर्स्ट शेयर है। ठीक है। फर्स्ट शेयर को जब भी आप रेफर करेंगे माई नेटवर्क प्लेसेस पे जाके इस कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे इसके होस्ट नेम पे, नेट बाय होस्ट नेम पे, तो इस कंप्यूटर पे ये डाटा शेयर है तो ये विजिबल हो जाएगा।
ये स्टैटिक है। एक्चुअल पाथ क्या है? वो एक्चुअल पाथ ये है, ये आपको पता है कोड के अंदर ये, लेकिन नेटवर्क पे वो इस एलियस के नेम से वो डाटा शेयर होगा। तो ये मिनिमल कोड था smb.conf का, तो ये उसका ग्लोबल सेक्शन था, ठीक है, और ये उसका शेयर सेक्शन था, ठीक है। तो मैंने अभी भी डिस्कस किया, ग्लोबल सेक्शन में आगे चल के हम और भी प्रोग्राम ऐड करेंगे, कोड ऐड करेंगे। तो ग्लोबल सेक्शन में जो पैरामीटर्स आप डिफाइन करते हैं, कोड करते हैं, वो तमाम शेयर्स पे अप्लाई होता है। लेकिन शेयर सेक्शन के अंदर जो भी कोड आप डिफाइन करेंगे वो जस्ट इस शेयर पे एप्लीकेबल होगा। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये smb.conf के दो सेक्शन हो गए। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है नेट व्यू की यूटिलिटी, विंडोज में रहते हुए, ठीक है, या लाइनक्स में रहते हुए भी आप यूज कर सकते हैं। बिलो इज अ स्क्रीन शॉट ऑफ द नेट व्यू कमांड ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, ठीक है, SP2। इट शोज हाउ अ रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 5.3 एंड Ubuntu 9.04 Samba server, both with the minimalistic smb.conf are visible to Microsoft computers nearby। ठीक है। तो ये जिन कंप्यूटर के वर्क ग्रुप का नेम वर्क ग्रुप था, ये उस पे जो आपने अभी शेयर फर्स्ट शेयर के नाम से शेयर किया है, ठीक है, तो वो विजिबल होगा। तो नेट स्पेस व्यू की यूटिलिटी आप विंडोज के कंप्यूटर पे रहते हुए, कोई भी आपके पास विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, तो नेट स्पेस व्यू की यूटिलिटी से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके नेटवर्क पे कौन कौन से कंप्यूटर हैं उस वर्क ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इस केस में डॉस में गए विंडोज के नेट स्पेस व्यू की यूटिलिटी टाइप की, तो लाइका का कंप्यूटर अवेलेबल है, RHEL53 का कंप्यूटर है, जो कि हमारे पास जिस पे हमने ये शेयर किया है, बल्कि ये सॉरी और कंप्यूटर है, RHEL4 भी है, ठीक है। और उसके बाद W2003 है, ठीक है, तो जो कि विंडोज सर्वर 2003 है, ये उसके तीनों कंप्यूटर के होस्ट नेम है, ठीक है। नेट व्यू से हमने ये वेरीफाई कर लिए। माई नेटवर्क प्लेसेस पे भी क्लिक करें तो उस वर्क ग्रुप के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर हैं वो लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हर एक सर्वर के, हर एक कंप्यूटर के नेट बायोस नेम के अगेंस्ट उसका रिमार्क्स है, ठीक है। तो कौन कौन सा वर्जन इस पे इंस्टॉल्ड है। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग लाइंस इन smb.conf, smb.conf की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें कोई स्टेटमेंट, कोई सी भी स्टेटमेंट हो सकती है। यहाँ पे वैलिड स्पेस यूजर की स्टेटमेंट है, और यूजर के नेम है सरीना, वीनस, लिंडसे एंड सो ऑन, किम, जस्टन एंड सो ऑन। तो आप smb.conf की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कोड कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टेटमेंट, एक से ज्यादा लाइंस में अगर आप जा रही है, तो आप उस स्टेटमेंट के एंड पे बैक स्लैश प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रिक है, ये जस्ट सांबा सर्वर के लिए एप्लीकेबल है कि कोई स्टेटमेंट जिसका कोड मल्टीपल लाइन पे जा रहा हो, तो आप उसका कोड के रिमेनिंग जो पार्ट है, वैल्यू का रिमेनिंग पार्ट है, उसको नेक्स्ट लाइन में लिखने से पहले आप बैक स्लैश प्लेस कर देंगे। तो क्यूरियस smb.conf तो कहते हैं क्यूरियस बट ट्रू, smb.conf एक्सेप्ट synonyms लाइक, ठीक है, क्रिएट स्पेस मोड और क्रिएट स्पेस मास्क, ये जो दो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग सेम है smb.conf के लिए, ठीक है। इसी तरह एंड समटाइम्स माइनर स्पेलिंग एरर्स लाइक ब्राउजेबल एंड ब्राउजेबल, इसमें ई है और एक्चुअली इसमें जो करेक्ट है उसमें ई नहीं आता। तो अगर आप सांबा सर्वर को कोड कर रहे हैं और उसमें कोई इस तरह की माइनर स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं, तो सांबा सर्वर के अंदर ये इंटेलिजेंस है कि ये उसको करेक्ट स्पेलिंग को कंसिडर करे, ठीक है। एंड ऑन occasions you can even switch words, the guest only parameter is identical to only guest, and writable is equal to yes is the same as read only is equal to no। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो smb.conf को प्रोग्राम करते हुए यूज होते हैं। तो इनका मीनिंग ये है कि आप सांबा सर्वर में ये अल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह राइट टेबल इज इक्वल टू यस का पैरामीटर है, तो जिस भी फोल्डर पे आप ये शेयर सेक्शन पे ये अप्लाई करेंगे, तो इट्स मीन आप उस फोल्डर में राइट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो कहता है इसके अगेंस्ट अगर आप राइट टेबल इज इक्वल टू यस के बजाय रीड ओनली इज इक्वल टू नो की स्टेटमेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप उस फोल्डर की कंटेंट्स को रीड के बजाय यानी उस फोल्डर में राइट कर रहे हैं। रीड ओनली इज इक्वल टू नो का मीनिंग क्या है कि राइट, राइट एबल इज इक्वल टू यस।
तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। इसी तरह गेस्ट ओनली के पैरामीटर के बजाय ओनली गेस्ट आप लिख देते हैं, तो ये भी दो सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ आगे चल के हम देखेंगे। इसी तरह सांबा सर्वर की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मैन स्पेस smb.conf टाइप कर दें, या मैन स्पेस सांबा टाइप कर दें। तो मैन की यूटिलिटी से आप उसकी डिटेल हेल्प ले लेंगे सांबा सर्वर की। मैन की यूटिलिटी, मैन स्टैंड फॉर मैनुअल पेजेस, तो किसके मैनुअल पेजेस आप स्पेस डाल के उस यूटिलिटी का नेम देंगे। इस केस में हमें सांबा चाहिए तो आप सांबा लिखते हैं या smb.conf लिख दें, तो उसकी डिटेल हेल्प दे देगी। इसी तरह अप्रॉप्स की यूटिलिटी है, और उसके बाद अप्रॉप्स की यूटिलिटी क्या करती है आगे, आप अप्रॉप्स में को जो पैरामीटर चाहिए, सांबा का वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अप्रॉप्स की यूटिलिटी क्या करती है कि आगे जो भी वर्ड आप बताते हैं उसकी वन लाइन डिस्क्रिप्शन बताती है। ठीक है, तो सांबा सर्वर की मुझे हेल्प चाहिए, अप्रॉप्स की यूटिलिटी को यूज करते हुए मैं हेल्प गेट कर रहा हूँ। तो इस सांबा सर्वर की जितनी भी सपोर्टेड आगे कमांड्स होंगी, जो उनकी वन लाइन डिस्क्रिप्शन बताएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैन स्पेस सांबा कर दे, तो ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। किस तरह आप इन दो यूटिलिटी को यूज करते हो, आप सांबा सर्वर की हेल्प आपको चाहिए कि कौन सी कमांड क्या कर रही है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे स्वाट है, स्वाट स्टैंड पर सांबा वेब एडमिनिस्ट्रेशन टूल। ठीक है, तो इस यूटिलिटी की ये फंक्शनैलिटी है। तो इसी तरह आप हर एक इस आगे चल के हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद सांबा सर्वर में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर्म की यूटिलिटी है। तो टेस्ट फॉर्म की यूटिलिटी क्या करती है, जो smb.conf की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी लाइंस होती है, इसके अंदर जितना भी कोड पड़ा होता है, ये उनको चेक करती है कि उनमें कोई साइंटेक्स एरर तो नहीं है। वो फाइल में आपने कोई साइंटेक्स एरर तो नहीं प्लेस कर दिया। लॉजिकल एरर तो आपको खुद से सॉल्व करने पड़ते हैं, कोई भी आपका प्रोग्राम हो, लैंग्वेज हो। ठीक है, तो साइंटेक्स एरर आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर बताता है। तो टेस्ट फॉर्म की यूटिलिटी जैसे ही आप टर्मिनल में रहते हुए टाइप करके इंटर करेंगे, तो smb.conf की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये उसके लाइन नंबर 1 से लेकर एंड तक उसको एग्जीक्यूट करेगी लाइन बाय लाइन, और बताएगी कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो ये सक्सेसफुल का मैसेज दे देगी, और अगर एरर होगा तो ये एरर बता देगी कि फलां लाइन के ऊपर फलां एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, लोड एस एम बी कन्फिग्रेशन फाइल्स, पहले स्टेप में इसने लोड किया। दूसरे स्टेप में प्रोसेसिंग सेक्शन फर्स्ट शेयर, जो फर्स्ट शेयर के हमने ऊपर डिफाइन किया था उसको प्रोसेस किया। लोडेड सर्विसेज फाइल, ओके, ठीक है। और सर्वर रोल स्टैंड अलोन है, प्रेस इंटर टू सी अ डंप ऑफ योर सर्विस डेफिनेशंस। तो टेस्ट फॉर्म की यूटिलिटी ने smb.conf के अंदर जितना भी कोड था, इसको वन बाय वन चेक किया, और इसने बताया कि इसमें कोई साइंटेक्स एरर नहीं है। अच्छा, टेस्ट फॉर्म, सिंपल टेस्ट फॉर्म की यूटिलिटी जो है वो शॉर्ट, जो है वो उसका मेजर सेक्शंस, इन अदर वर्ड्स कह लें कि उसको चेक करती है। ठीक है, तो टेस्ट फॉर्म डैश वी है, एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन इज टेस्ट फॉर्म स्पेस डैश वी का स्विच आप इसको बता दें, विच विल आउटपुट ऑल द ग्लोबल ऑप्शंस विद देयर डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में, ठीक है, उसको चेक करती है। यानी आप यहाँ पे देख लें कि ये डिटेल है और उसकी वैल्यू क्या है आगे, ये आपको ज्यादा डिटेल फॉर्म में उसकी आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा टेस्ट फॉर्म के साथ, अगर आप डैश वी का स्विच प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आगे इनका क्या मीनिंग है, ये आगे चल के हम प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद है टेस्ट फॉर्म डैश एस का स्विच है। तो टेस्ट फॉर्म की फाइल लॉन्ग फाइल होती है, तो एस एम बी इसकी जो सांबा सर्वर की डीमंस है, उस फाइल में जो भी चेंजेस हो रही होती हैं 60 सेकंड के बाद उसको स्कैन कर रही होती हैं। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जिन लाइंस में चेंजेस हुई हैं उन्हीं को आप लोड करें। ठीक है, जिनमें चेंजेस नहीं हुई उनको, जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, उनको दोबारा स्कैन करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर्पज के लिए टेस्ट फॉर्म के साथ डैश एस का स्विच आप स्पेसिफाई कर दें। तो डैश एस स्टैंड फॉर शॉर्ट। ठीक है, तो जो जिन लाइंस में चेंजेस हुई हैं ये उन्हीं को दोबारा से लोड करेगा। तो ये हमने टेस्ट फॉर्म की सिंपल यूटिलिटी देखी, टेस्ट फॉर्म डैश एस और टेस्ट फॉर्म डैश वी का बिहेवियर देखा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एस एम बी क्लाइंट की यूटिलिटी, जो कि रूट के अंदर यूजर का फोल्डर है और उसके अंदर बिन के फोल्डर में पड़ी हुई है।
तो एस एम पी क्लाइंट की यूटिलिटी क्या करती है कि इसके साथ एस एम पी क्लाइंट स्पेस आगे जो भी होस्ट नेम या आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं, तो उस कंप्यूटर पे कौन कौन से डाटा शेयर है, कौन कौन से रिसोर्सेज शेयर है, ये उनकी डिटेल बता देती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका साइंटेक्स। एस एम बी क्लाइंट स्पेस RHEL4B। तो जिस कंप्यूटर का होस्ट नेम RHEL4B है, नेट बायोस नेम, ठीक है, इस केस में इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो उस कंप्यूटर पे कौन कौन से रिसोर्सेज शेयर है, ये इससे आप एस एम बी क्लाइंट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस केस में RHEL4B जिस कंप्यूटर का होस्ट नेम है, उस पे एक फोल्डर शेयर है जिसका नेम है फर्स्ट शेयर। उसके बाद आईपीसी के नेम का एक शेयर है, एडमिन्स के नेम का शेयर है, एंड सो ऑन। उसके डोमेन का, ओएस का वर्जन, और ये सारी डिटेल बता रही है। ये कंप्यूटर पे, अच्छा, इस कंप्यूटर पे RHEL4 भी है, ठीक है, इस वर्क ग्रुप में, ठीक है। उसके अलावा आपके पास विन एक्सपी आपके पास आ रहा है वर्क ग्रुप के अंदर। तो एस एम बी क्लाइंट की यूटिलिटी सिंपल लर्न करने का पॉइंट ये है कि इसको जो भी होस्ट नेम, सॉरी, नेट बाय होस्ट नेम या आईपी एड्रेस बताएंगे, तो उस कंप्यूटर पे कौन कौन से रिसोर्सेज शेयर है, ये वो बता देगी। आप डैश एन का क्या मीनिंग है? नो, एन स्टैंड फॉर नो और एल स्टैंड फॉर लॉग इन। यानी इस कंप्यूटर के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने से पहले कोई लॉग इन प्रॉम्प्ट ना करो, ठीक है, लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं है, तो -NL का स्विच देते हैं, ठीक है। और अगर अब इस केस में, सेकंड केस में भी देख लें, इस केस में हमने क्या किया था टेस्ट एसएमपी क्लाइंट के साथ, नेट बाय उसने भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। इस केस में क्या है कि टेस्ट फॉर्म के साथ एसएमपी क्लाइंट स्पेस -NL और कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, इस केस में लूप बैक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जिसको आप लोकल होस्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड केस ये है कि एसएमबी क्लाइंट विद क्रेडेंशियल्स। तो जिस कंप्यूटर पे कंटेंट्स को आप डिस्प्ले कर रहे हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज शेयर्ड है, उस पे कोई यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट है, तो इस केस में एसएमबी क्लाइंट स्पेस -L, ठीक है, -L स्टैंड फॉर लॉगिन, यानी लॉगिन रिक्वायर्ड है। तो एसएमबी क्लाइंट ने जिस कंप्यूटर का नेट बायोस नेम W2003 है, उस कंप्यूटर पे क्या डाटा शेयर है वो बताओ। तो -U आगे उसका यूजर नेम और परसेंटेज के बाद उसका पासवर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास लॉगिन डिटेल कहलाती है। तो अगर आप सिंपल एसएमबी क्लाइंट स्पेस -L और स्पेस कंप्यूटर का नेट बायोस नेम या आईपी एड्रेस टाइप करके इंटर कर देते, तो भी आपसे पहले ये यूजर नेम प्रॉम्प्ट करता उस कंप्यूटर का और उसका पासवर्ड प्रॉम्प्ट करता। तो इस तरह ये उस कंप्यूटर पे क्या डाटा शेयर है, ये सारा का सारा शो कर देता। इसी तरह एसएमबी ट्री की यूटिलिटी है, यूजर के अंदर बिन का फोल्डर है और उसमें एसएमबी ट्री की यूटिलिटी है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि तमाम जो कमांड्स हम लाइनक्स में प्रोवाइड करते हैं टर्मिनल में, ठीक है, तो वो कमांड्स एक्चुअली बाइनरी फॉर्म में पड़ी होती है, वो बाइनरी फाइल्स उनकी होती हैं। तो तमाम कमांड्स की जो बाइनरी फाइल है वो रूट के अंदर यूजर का फोल्डर होता है और उसके अंदर बिन के फोल्डर में पड़ी होती हैं। तो एस एम बी ट्री की यूटिलिटी टाइप करके आप इंटर करेंगे, तो ये आपको आपके जो वर्क ग्रुप है उस पे कौन कौन सा डाटा शेयर हुआ हुआ है, ट्री की फॉर्म में शो करेगी, ठीक है। तो ये ट्री की फॉर्म वन टाइम आप देकर इंटर करेंगे, तो इसमें इलेक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें वो डिसाइड करता है कि कौन सा कंप्यूटर मास्टर है और कौन सा उसका मेंबर है, ठीक है। तो ये उसका कंप्लीट है, एसएमबी ट्री की यूटिलिटी का ट्री की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कंप्यूटर का पहले तो ये बताएगी कि उस वर्क ग्रुप के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनके नेट बायोस नेम के साथ बताएगी। फिर उस पहला कंप्यूटर है तो उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज शेयर्ड हैं उनकी डिटेल बताएगी, एंड सो ऑन। एसएमबीटी स्पेस डैश वर्जन, तो एसएमबीटी का कौन सा वर्जन आपके पास इंस्टॉल्ड है, ये उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह एसएमबीटी इसने एक और कंप्यूटर पे जिसका नेम लाइक है, उस पर ये कमांड टाइप करके इंटर किया, तो उसमें ट्री की फॉर्म में जो भी रिसोर्सेज शेयर थे उस वर्क ग्रुप में उसने शो कर दिए। तो उसके बाद आपके पास लास्ट में सर्वर स्ट्रिंग का पैरामीटर आता है, जो कि आगे चल के हम इसको प्रोग्राम करते वक्त डिस्कस करेंगे। सर्वर स्पेस स्ट्रिंग और आगे रेड हैट सर्वर इन पेरिस, ठीक है। तो इस केस में RHEL
5.53 जिस कंप्यूटर का नेट बायोस नेम है, होस्ट नेम है, ठीक है। जब माई नेटवर्क प्लेसेस पे ये व्यू होगा तो ये इस नाम से आ रहा होगा, और आगे ये कंप्यूटर क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो उसकी शॉर्ट कमेंट की फॉर्म में आपके पास क्या है कि वो सर्वर स्ट्रिंग के पैरामीटर में जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं वो आपका स्ट्रिंग शो हो रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे RHEL53 जिस कंप्यूटर का नेट बायोस नेम था, होस्ट नेम था, उसमें आपने सर्वर स्ट्रिंग का दिया assembly.conf में जाके रेड हैट सर्वर इन पेरिस। तो ये इस कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन है। तो ये देखें, नेट व्यू से जब आप इसकी टर्मिनल में रहते हुए उसकी व्यू करेंगे तो ये देखें RHEL53 था हमारे केस में, ठीक है। RHEL53 था, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? रेड हैट सर्वर इन पेरिस, यानी ये पेरिस के अंदर एक सर्वर है रेड हैट का। तो ये सर्वर स्ट्रिंग के आगे मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन आप जो भी स्पेसिफाई करेंगे तो इसका पर्पस ये होता है। इसके बाद आपके पास सांबा का वेब एडमिनिस्ट्रेशन टूल है। तो सांबा सर्वर की प्रोग्रामिंग करनी है तो एक तो मेथड ये है कि assembly.conf में जाके करें प्रोग्राम, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसका स्वाट का जो टूल है सांबा सर्वर का, उसको अनेबल करें, और अनेबल करने के बाद आप वेब ब्राउजर में जाके ग्राफिकल इंटरफेस में जाके इस सर्वर की सांबा की प्रोग्रामिंग करें, ठीक है। तो इसको स्वाट कहा जाता है, सांबा वेब एडमिनिस्ट्रेशन टूल। तो बाय डिफॉल्ट ये 901 पोर्ट पे वर्क करता है सांबा का वेब एडमिनिस्ट्रेशन टूल, ठीक है। तो कहता है टू एनेबल द टूल फर्स्ट फाइंड आउट वेदर योर सिस्टम इज यूजिंग द इनिट डी और द एक्स इनिट डी सुपर डीमन। तो आपने पहले वेरीफाई करना है कि आपने जो सांबा इंस्टॉल किया उसमें इनिट डी का पैकेज है या एक्स इनिट डी की जो पैकेज है, सर्विस है, उनमें से कौन सी यूज हो रही है। तो आपने जस्ट टर्मिनल पे PS स्पेस फैक्स लिखना है और ग्रैब कर लेना है इनिट, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे बता देगा कि इस कंप्यूटर पे एक्स इनिट डी की जो डीमन है ये सर्विस यूज हो रही है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ETC के अंदर जाना है, XINIT D.D और उसके अंदर स्वाट के नाम की फाइल पड़ी होगी, ठीक है, जो कि सांबा सर्वर की वेब एडमिनिस्ट्रेशन टूल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर आपके पास इनिट डी का होता तो ETC के अंदर init.d की डायरेक्टरी पड़ी होती, ठीक है, और उसके अंदर स्वाट की डायरेक्टरी होती। तो डिपेंड करता है दोनों में से कौन सी आप इस तरह वेरीफाई कर लेंगे। स्वाट की जो फाइल है इसको आप टर्मिनल में ओपन करेंगे तो कहता है आपने करना क्या है, चेंज द डिसेबल इज इक्वल टू यस लाइन इन दिस पाथ टू डिसेबल इज इक्वल टू नो। तो आप जब इस फाइल को टर्मिनल में ओपन करेंगे एडिटर में, ठीक है, तो यहाँ पे उसके कंटेंट्स को डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा है। आप Gedit लिखें या VI लिखें और आगे इस फाइल का पाथ दें, ठीक है। तो स्वाट की फाइल को ये एडिटर में ओपन करेगा तो कहता है इसके सर्विस स्पेस स्वाट के सेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे डिसेबल इज इक्वल टू यस हुआ होगा। तो बाय डिफॉल्ट सांबा का जो वेब लॉगिन होता है, सॉरी, वेब लॉगिन होता है, ग्राफिकल इंटरफेस, वो डिसेबल होता है। तो आप डिसेबल की वैल्यू यस के बजाय नो कर देंगे। उसके बाद आपके पास ओनली फ्रॉम का पैरामीटर है कि आप इस सांबा के वेब एडमिनिस्ट्रेशन टूल को किस IP एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लूपबैक का IP एड्रेस होता है लोकल होस्ट का। तो आप यहाँ पे जो भी IP एड्रेस टाइप करेंगे, सिस्टम का टाइप करते हैं जिसपे ये आपका सांबा इंस्टॉल है, ठीक है, उसका IP एड्रेस भी दे सकते हैं, लूप बैक भी दे सकते हैं, और उसका लोकल होस्ट का वर्ड भी दे सकते हैं जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके साथ कॉलन डाल के 901 पोर्ट स्पेसिफाई करेंगे तो आपके पास सांबा का वेब एडमिनिस्ट्रेशन टूल आ जाएगा। तो उसको आप मीनिंगफुल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पैरामीटर सारे उसके, तो आप ब्राउजर में रहते हुए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद XINIT D की जो सर्विस है आपने वो रिस्टार्ट करनी है, ठीक है। मेक श्योर कर लें कि 901 पोर्ट पे ये वर्क करता है, तो ये फायरवॉल में भी ऐड होनी चाहिए। IP टेबल में हमने लर्न किया हुआ है प्रीवियस सेशंस में कि फायरवॉल में कोई पोर्ट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यही था। नेक्स्ट सेशन में हम लर्न करेंगे कि सांबा सर्वर का रीड ओनली फाइल सर्वर क्या होता है, किस तरह प्रोग्राम करेंगे, राइट ओनली फाइल सर्वर किस तरह प्रोग्राम करेंगे, और उस पे कोई भी रीड ओनली राइट ओनली फाइल सर्वर आपने सेट किया है तो उस पे क्रेडेंशियल्स किस तरह अप्लाई करेंगे कि स्पेसिफिक यूजर नेम पासवर्ड ऑथराइज यूजर ही उसके कंटेंट्स को एक्सेस कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।